हाँ प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? पढ़ाई ठीक चल रही होगी आपकी? अब वीडियो देख रहे होंगे डेली, पढ़ रहे होंगे, पढ़ने में मन लग रहा होगा। देखिए, फिजिक्स के लिए आज तक आप लोग एक हार्ड सब्जेक्ट मानते थे, लेकिन मैं आपके लिए बड़ी सिंपल भाषा में बड़ी सरल तरीके से फिजिक्स समझा रहा हूँ। और जब आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे और लिखाई करेंगे तो आपको फिजिक्स यूँ चुटकियों में हल हो जाएगी। फिजिक्स आपको फिजिक्स हलवा लगने लगेगा। बहुत सिंपल फिजिक्स, बहुत सादा भाषा में पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए बेटे, मेरा जो 7वां पार्ट है वीडियो का, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय वो अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो अपने 7वें पार्ट में दे चुका हूँ। अब पार्ट नंबर 8 बना रहा हूँ मैं। तो इसमें है, यहाँ देखिएगा आप, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये निरक्षीय स्थिति को कभी कभी पेपर में अनुप्रस्थ स्थिति लिख करके आ जाता है। जब अनुप्रस्थ स्थिति लिख करके आता है तो बेटे आप घबराए नहीं, निरक्षीय स्थिति का दोनों नाम है, यानी इक्वाटोरियल लाइन। निरक्षीय स्थिति का मतलब इक्वाटोरियल लाइन। समझ में आ रहा है आपकी? मैं अब देखिए, मैं इसको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब आगे मैं आपको समझा रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटे, मैं फिगर बना रहा हूँ और आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद मैं फिगर की थ्योरी लिखवाऊंगा। मैं आराम से उसकी थ्योरी बोलूँगा, आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ उस तरह से आप लिखते जाइएगा। ये द्विध्रुव है, ए बिंदु है और ये इसका बी बिंदु है, यानी द्विध्रुव ए बी से मिलकर बना है। इस पर ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है बिंदु ए और बिंदु बी। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है। द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो 2l है, इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, l और l। इसकी निरक्षीय रेखा को पहले आप चित्र बना लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा और आप लिखते जाना।
देखिए मैं अभी बना रहा हूँ फिगर, इसलिए आप फिगर बनाएं। फिगर के बारे में मैं बोलूँगा हर बात के लिए। देखिए बेटे, चित्र बना करके तैयार हो गया है। चित्र बन गया है, चित्र 1 और चित्र 2। ये 2 चित्र हैं निरक्षीय स्थिति के लिए। आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर अर्थात द्विध्रुव के लंब अर्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P की प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश से दूरी √r² प्लस l² है, जहां BP बराबर AP बराबर √r² प्लस l²। देखिए ये दूरी किस तरह से निकल के आई। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार इसका बिंदु O से यहाँ तक का L हो गया, यहाँ से यहाँ तक का R हो गया, इसलिए BP की दूरी √r² प्लस l², चूंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। प्लस Q आवेश से बिंदु P पर अर्थात प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। समझ में आ रहा है आपकी बात? यानी यहां से लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण। ये बात समझ में आ गई? दोबारा थ्योरी लिख लीजिए। थ्योरी में क्या लिखना है? माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के लंबार्धक द्विध्रुव के लंब अर्धक रेखा अर्थात द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर द्विध्रुव के प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। तब बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, चित्र पहला चल रहा है अभी हम, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा बेटे बीपी दिशा में। ऊपर को चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, बीपी दिशा में, बीपी की दिशा में। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, इसी तरह E2 निकाल लेंगे। E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये आएगा आपका समीकरण नंबर 1। तब E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर न्यूटन प्रति कूलम। ये इसकी दिशा इधर को है, ये हो जाएगा कौन से में, PA दिशा में, PA दिशा में। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा आपका, समीकरण नंबर 2। E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि E1 और E2 जो बिंदु P पर हैं, यहाँ से आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। स्पष्ट है, यहाँ के बाद में लिखेंगे आप, स्पष्ट है E1 व E2 के मान बराबर हैं तथा दिशाएं भिन्न हैं, अतः द्विध्रुव AB के, यानी दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिशाएं भिन्न हैं। इसके लिए क्या करें, अतः E1 व E2 को द्विध्रुव AB के लंबवत तथा वियोजित घटकों में वियोजित करने पर, देखिए E1 व E2 को द्विध्रुव AB के लंबवत तथा समांतर घटकों में वियोजित करने पर, तब अब देखेंगे आप चित्र नंबर 2 में जाएंगे, चित्र नंबर 2 में, तब E1 व E2 के लंबवत घटक, E1 व E2 के लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में हैं, इसलिए निरस्त हो जाएंगे, तथा AB के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, अतः जुड़ जाएंगे। तब
देखिए इसके बाद में थ्योरी बच्चे नहीं लिख पाए हो तो मैं दोबारा थ्योरी बोल रहा हूँ। इसके बाद में आपको लिखना होगा। ब्लैक बोर्ड पे पूरी बात नहीं लिखी जाएगी, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा, समझिएगा। यहाँ इन दोनों समीकरणों से हमें एक बात स्पष्ट हो रही है, E1 का मान भी बड़ा इतना है और E2 का मान भी इतना है। तो यहाँ लिखना होगा, स्पष्ट है E1 व E2 के मान बराबर हैं लेकिन दिशाएं भिन्न हैं। दोनों की दिशाएं कैसी हैं? भिन्न हैं। अतः E1 व E2 को AB के लंबवत तथा समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर, जब इसको हम इसके समांतर घटकों में और लंबवत घटकों में वियोजित कर देंगे, घटक वाली बात आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वेक्टर का वियोजन, वेक्टर के वियोजन में आता है, उस तरह से करेंगे। चूंकि ये सदिश राशि है, दो घटकों में वियोजित करेंगे। तब हमने इसको दो घटकों में वियोजित किया तो इसका जो लंबवत घटक E1 का लंबवत घटक आएगा E1 साइन थीटा और समांतर घटक आएगा E1 कॉस थीटा। ऐसे ही E2 का लंबवत घटक जो आएगा वो E2 साइन थीटा आएगा और उसका जो समांतर घटक है वो E2 कॉस थीटा आएगा। फिर यहीं पर हमको एक लाइन और लिखनी है, लंबवत घटक E1 साइन थीटा और लंबवत घटक E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में हैं। अतः ये निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। लेकिन E1 का समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 का समांतर घटक E2 cos थीटा दोनों एक ही रेखा पर हैं, अतः जुड़ जाएंगे। अतः क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता अभी मैंने बताया था परिणामी तीव्रता क्या हुई, E बराबर हो जाएगा E1, यहाँ लिख दिया मैंने फिगर में, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तब यहाँ निकाल लेंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 के मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर, इन समीकरणों से मान उठा लीजिए, समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 के मान रखने पर जब मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। दिखाई दे रहा है बेटे आपको? cos थीटा, इन दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, जब इसे कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा बचेगा। कॉमन लेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन, इसे कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। कोष्टक में बचेगा आपका cos थीटा प्लस cos थीटा, ये cos थीटा ये वाला ये दोनों जोड़ करके क्या हो जाएंगे 2 cos थीटा। तो बराबर में आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 cos थीटा, जहां cos थीटा बराबर
जहां cos थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज से निकाल लीजिएगा, POB त्रिभुज से cos थीटा की वैल्यू निकालें किसके अनुसार, cos थीटा बराबर होगा आपका आधार बट्टे करण, यानी OB बट्टे PB। cos थीटा बराबर OB बट्टे PB, आधार बट्टे करण। जब आधार बट्टे करण निकालेंगे तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटे, देखिए OB बराबर कितना है L, L बट्टे PB का मान निकाल चुके हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका कर्ण ही हटाएंगे तब cos थीटा बराबर आ जाएगा आपका, cos थीटा बराबर L बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। समझ में आ रहा है आपको, ये बात आ गई यहाँ पर। अब क्या करें, तब हम क्या करेंगे, cos थीटा का मान यहां रखेंगे, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टू Q, इसको मान रख रहा हूं मैं, 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। cos थीटा की जगह पर L बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 रख दिया, इसको इस तरह रख लिया, यानी ये जो वैल्यू है 2L बट्टे, ये वाली जो वैल्यू है L बट्टे, देखिए इतनी वैल्यू जो है ये L बट्टे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 cos थीटा की वैल्यू है। चूंकि P बराबर 2QL पढ़ चुके हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर 2QL के स्थान पर P रख दें, तब E बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बटे, अब देखिए यहाँ घात R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर एक घात है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1/2 घात है, कोष्टक वाली राशियां एक जैसी हैं। मैथ के रूल के अनुसार, गणित के अनुसार आप जानते हैं कि एक जैसी राशियों के जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तब ये P बराबर आ जाएगा आपका, P बराबर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2, यानी 3/2 कैसे आ गई, यहाँ पर एक घात है, इसको घात निकाले 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ गया 2, 2 एकम 2 और 1 है, तो ये घात आ जाएगी 3/2। जिस पर कोई घात नहीं पूछते हो उसको एक घात मानेंगे, जोड़ करके इस तरह से आ जाएगी ये वाली घात। क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, घात बनाना नहीं जानते, इसलिए मैंने बता दिया P बट्टे इतना, E बराबर आपका इतना आ गया, बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता है E बराबर इतनी आई। अब हम क्या करें, कल जो मेरा वीडियो है 7वां जो पार्ट है उसमें भी कल मैंने लिखवाया था, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा R जो है बहुत दूर है, L बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है, यानी यहाँ से एक लाइन आपको लिखनी होगी। फिर यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है, अर्थात L लेस देन R, ये मैंने कल भी आपको बताया होगा, L लेस देन R,
यदि एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, अर्थात एल लेस देन आर, तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा और भी कम होगा, और भी कम होगा, जो उपेक्षणीय है, जो उपेक्षणीय है। अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्या बोला मैंने आपसे अभी, एल स्क्वायर को छोड़ने पर। अब ये वाला जो समीकरण आया ई बराबर, इसमें क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तब ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर स्क्वायर की होल घात 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। देखिए उतारिएगा, समझ में आ रहा है आपकी में, उतारिए, निकालिए इसको। ये आ रहा है पूरा ब्लैक बोर्ड पर आ रहा है नहीं? हाँ आ रहा होगा बेटे, इसको आप कर लीजिए। अब क्या करें, ये देखिए घात आर स्क्वायर की घात 2 है और ये बट्टे में 2 है। यहाँ पर ये दोनों घात हैं, एक 2 से 2 कट जाएगा, तब बराबर में आपका आ जाएगा एम्प्लाई, तब आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये जो व्यंजक है ये जब के लिए है, तब ये वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक के है। इसी के बाद में फिर आपको एक लाइन और लिखनी है। यदि यहां से लिखेंगे आप, यहां से एक लाइन लिखेंगे, देखिए इस लाइन को मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड पे, एक ही बार में आप इसको उतार लेंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, यदि द्विध्रुव वायु या निर्वात में स्थित हो, वायु या निर्वात में रखा हो, तो वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, तो यहां लिखेंगे हम वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, तब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। तब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न होगा, ये होगा। यहाँ तो उतारिएगा, जल्दी उतारिएगा, आगे मैं फिर लिखवाता हूँ, स्पष्ट है। यहाँ पर कभी कभी एक नंबर की बात आ जाती है कि
कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ इसके बाद में आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये आपको इसे उतार चुके होंगे। इसके आगे लिख देता हूं मैं, स्पष्ट है वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर द्विध्रुव की अक्ष के समांतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। ऋण आवेश की ओर होगी। देखिए बच्चे, अगर ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो ब्लैक बोर्ड को जूम कर लेना। अपने मोबाइल पर जूम करेंगे तो जब नीचे के सिर्फ नीचे की लिखाई को जब लिखेंगे तो उंगली से टच ऊपर करेंगे तो ब्लैक बोर्ड ऊपर उठ जाएगा। इधर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है तो इसको लेफ्ट की तरफ हटाएंगे तो इधर दिख जाएगा, इधर वाले को राइट की तरफ उठाएंगे, ऊपर वाले को नीचे करेंगे। अगर बहुत से बच्चे स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्पष्ट है, एक निष्कर्ष निकलता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। समझ में आ रहा है? फिर आगे इससे और भी निष्कर्ष निकलता है। अगला निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, एक विशेष निष्कर्ष निकलता है, नोट कर लीजिए इस बात को। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से दोगुनी होती है। यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की दोगुनी होती है। स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर क्या है, यहाँ जो निरक्षीय स्थिति में निकालिए, E बराबर आया है आपका 1/4πε0 P/r की घात 3, P/r की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। और अक्षीय स्थिति में यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु या निर्वात के लिए आई थी, E बराबर 1/4πε0 2p/r की घात 2p/r की घात 3। इसलिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दोगुनी होती है। अंडरलाइन कर लेना, नोट करके लिख करके। अब इसमें एक बात और आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, तो मैं यहाँ मैं पहले बोल रहा हूँ फिर लिखता हूँ। देखिए, बिंदु आवेश के कारण एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आप वीडियो खोलेंगे तो उसमें आएगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठा टॉपिक है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जब वीडियो का देखेंगे वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, तो दोनों में आप तुलना करेंगे। तो वहां पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका जो व्यंजक आया था वो आया था E बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। तो बिंदु आवेश के कारण जो E की वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी E अनुक्रमानुपाती 1/r²। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ई अनुक्रमानुपाती 1/r3 आई है। यहां देखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो दूरी के घन के व्युत्त क्रमानुपाती है, दूरी के तृतीय घात के व्युत्त क्रमानुपाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये इनमें विशेष बात आती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो पार्ट नंबर, मेरा जो पार्ट नंबर 7 है उसमें वो आज अपलोड हो जाएगा, कल आप देख लेना। और ये पार्ट नंबर 8 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में एक आपके लिए जरूर आएगा। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करें, बताएं। ये बात आपको क्लियर होगी। फिर मैं दोबारा एक बार आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं बेटे बार बार आपसे कह रहा हूँ, फिजिक्स को आप बिल्कुल ना डरें, फिजिक्स से ना डरें। फिजिक्स के लिए मैं यह चुटकियों में समझा दूंगा आपके लिए, आप बिल्कुल टेंशन न लें। फिजिक्स थोड़े दिन बाद आपको हलवा लगने लगे।